नमस्कार बच्चों, हमने पीछे वाले वीडियो तक जो है आपके कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना की जो बात है वो कंप्लीट कर ली थी। कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना हमारी पूरी हो गई थी। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो ये है कि कार्य होने की दशाएं क्या होती हैं। कार्य होने की जो दशाएं हैं वो क्या होती हैं, उन पे हम लोग विशेष रूप से चर्चा जो है वो करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, किसी कार्य को होने के लिए दो आवश्यक दशाएं होती हैं। किसी भी कार्य को होने के लिए दो आवश्यक दशाएं जो है वो होनी आवश्यक होती हैं। एक तो वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। एक तो मान लीजिए कोई वस्तु है, ये वस्तु है, इस वस्तु पे एक तो फोर्स लगना चाहिए, बल लगना आवश्यक होता है। दूसरा, ये वस्तु इस स्थान से दूसरे स्थान तक जानी चाहिए। कहने का मतलब है ये विस्थापित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विस्थापित होनी चाहिए। तो ये दो मुख्य कार्य किसके होते हैं? कार्य के जो है वो होते हैं। तो इस बात का आप लोग खास तौर से ध्यान रखोगे। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं आगे कि यदि वस्तु पर लगने वाला बल शून्य है या वस्तु पर विस्थापन शून्य है अथवा दोनों शून्य हैं तो किया गया कार्य भी शून्य होगा। अतः कार्य संपन्न होने के लिए दोनों भौतिक राशियों में से किसी का भी परिणाम शून्य नहीं होना चाहिए। मैं इसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से इस लाइन को समझाऊंगा। देखो अभी कि ये लाइन क्या कहना चाहती है। प्यारे बच्चों, यदि वस्तु पर लगने वाला बल, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि कोई वस्तु भाई बिना बल के तो विस्थापन, मान लीजिए किसी वस्तु पर बल शून्य है, विस्थापन जो है वो 2 मीटर है, एक्सपोज कर लेते हैं। तो अब W बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? F इंटू एस। F इंटू एस, तो W बराबर F हमारे पास शून्य है और ये 2 है, तो 2 को शून्य से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो प्यारे बच्चों कोई कार्य नहीं होगा। दूसरी तरफ यदि हमारे पास बल तो है, हम पीछे वाले वीडियो के अंदर भी उदाहरणों की बात कर चुके हैं, बल तो है हमारे पास 5 न्यूटन, लेकिन विस्थापित नहीं हो रही है वस्तु, उसका वो है 0 मीटर। ठीक है, तो अब F इंटू एस, तो वही 5 इंटू 0 तो बराबर 0। इसलिए दोनों में से चाहे कोई सा भी हो, शून्य हो तो भी कार्य नहीं होगा, और यदि दोनों शून्य हैं तो आपको पता ही है शून्य को शून्य से गुणा करेंगे तो हमेशा शून्य आता है। तो कहने का मतलब है यदि किसी भी कार्य के लिए क्या जरूरी है? 2 शर्तें होना बहुत जरूरी। तो जो दो मुख्य जो दशाएं हैं वो पहली कौन सी है? वस्तु पर बल लगाना, दूसरी वस्तु विस्थापित होना। इनके बगैर कार्य की कल्पना जो है हम लोग नहीं कर सकते। कार्य की कल्पना जो है वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों बातों का आपको जो है वो ध्यान में रखना है। ओके, इसके बाद में बात करते हैं आगे। ये बात क्लियर हो गई हमारी, यहाँ तक वस्तु पर बल लगाने वाली ये बात भी हमने जो है वो कंप्लीट कर ली कि ये इस प्रकार से ये बात होती है। इसके बाद में चलते हैं आगे देखिए, गणितीय भाषा में कार्य को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगर गणितीय भाषा के द्वारा अगर हम लोग बात करें तो किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है? तो प्यारे बच्चों W बराबर F इंटू एस इंटू कोस थीटा इंटू कोस थीटा के रूप में जो है वो प्रदर्शित किया जाता है। ये क्या है? गणितीय मेथड इसका होता है। जहाँ पे आपको दिख ही रहा है F क्या होगा? बल होगा। S क्या होगा? विस्थापन होगा। थीटा बल सदिश व विस्थापन सदिश के बीच का कोण। बल सदिश व विस्थापन सदिश के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कोस थीटा। ये वस्तु है, ये वस्तु यहाँ से यहाँ गई, ये वस्तु यहाँ से यहाँ गई, यहाँ इस पे बल लगा, ठीक है, यहाँ ये इतनी विस्थापित हुई। तो इन दोनों के मध्य जो कोण बनता है, क्या बनता है? जो कोण बनता है उसे हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे? थीटा से प्रदर्शित करते हैं। कोस थीटा से प्रदर्शित इसे किया जाएगा। इसको समझने के लिए मुख्य 3 स्थितियाँ होती हैं। समझने के लिए मुख्य रूप से कितनी स्थितियाँ होती हैं? 3 स्थितियाँ जो है प्यारे बच्चों होती हैं। पहली स्थिति है जब बल सदिश एवं विस्थापन सदिश एक ही दिशा में हो तो उनके बीच का कोण थीटा 0 डिग्री होता है। जब बल सदिश एवं विस्थापन सदिश एक ही दिशा में हो
तो उनके बीच का कोण हमेशा क्या होगा, 0 डिग्री होता है। और इस स्थिति में देखिए, मैं आपको अभी आगे वाला टॉपिक जो है वो हमारा है कि हम लोग कार्य के 2 प्रकार पढ़ेंगे मुख्य रूप से। कितने प्रकार पढ़ेंगे? 2। पहला तो होगा आपके धनात्मक कार्य, पहला क्या होगा, धनात्मक, और दूसरा होगा ऋणात्मक। ठीक है, अभी आगे वाला टॉपिक ही रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि पहली स्थिति में जब सदिश व विस्थापन सदिश एक ही दिशा में हो, कि अगर कंडीशन ये है कि बल भी इधर लग रहा है और वस्तु विस्थापित भी इधर हो रही है, तो कहने का मतलब इस स्थिति में थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री होगा। थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री होगा। दूसरी कंडीशन, जब बल सदिश एवं विस्थापन सदिश एक दूसरे के विपरीत हो, जब कंडीशन ये हो जाए बल इधर लग रहा है और विस्थापित वस्तु इधर हो रही है, तो फिर क्या होगा, जो थीटा बराबर है वो कितने डिग्री का कोण होगा, 180 डिग्री का कोण होगा। थीटा बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और इस कार्य में जो कार्य है वो ऋणात्मक होगा। पहली वाली कंडीशन में कार्य क्या हो रहा था, धनात्मक, इसमें क्या होगा, ऋणात्मक। तीसरी कंडीशन क्या बनती है प्यारे बच्चों, जब बल सदिश लग रहा है एवं वस्तु में कोई विस्थापन न हो, एफ तथा बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। इस स्थिति में कार्य 0 होता है, ना तो धनात्मक होगा न ऋणात्मक होगा। यदि बल लग रहा है वस्तु पे लेकिन सदिश जो है वो विस्थापन जो है वो नहीं लग रहा, ठीक है, तो इनके बीच में जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनने वाला है। कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का कोण जो है वो बनेगा, लेकिन कार्य जो है वो क्या होगा, 0 होगा। कार्य जो है वो क्या होगा, 0 होगा। तो अब हम लोग इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि इसको किस प्रकार से समझा जा सकता है। देखिए, कार्य ऋणात्मक व धनात्मक, हम सबसे पहले जिसकी बात करते हैं ऋणात्मक कार्य की बात करते हैं। ऋणात्मक कार्य मैंने कब कहा आपको, मैंने कहा जब वस्तु के विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लग रहा हो, ठीक है ना, बल वस्तु के विस्थापन की दिशा में लग रहा हो, दिशा के विपरीत दिशा में लग रहा हो, तो दोनों दिशाओं के बीच में 190 डिग्री का कोण बनता है। इस स्थिति में कार्य का परिणाम ऋणात्मक होगा, जो कार्य आएगा वो ऋणात्मक आएगा। अतः इस कार्य को ऋणात्मक कार्य कहा जाता है। अगर बल इधर लग रहा है तो वस्तु विस्थापित इधर हो रही है, तो कहने का मतलब कार्य ऋणात्मक हो रहा है। कार्य क्या हो रहा है, ऋणात्मक हो रहा है। बल जो लगा रहे हैं उसके विपरीत कार्य हो रहा है, तो कहने का मतलब कार्य ऋणात्मक होगा, हमेशा माइनस में आएगा। ठीक है, इसके बाद में इसके लिए किया गया कार्य, इस जो ऋणात्मक कार्य है इसके लिए किया गया कार्य क्या होगा, बल तो हम लोग लगा ही रहे हैं, ठीक है, बल का कॉन्सेप्ट क्लियर है, इनटू जो विस्थापन है वो हमारे पास माइनस होगा। भाई विस्थापन को एस से लिखते हैं, वो हमारे पास माइनस होगा, तो W बराबर भाई अभी इनको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, F माइनस इंटू एस। ठीक है, तो कहने का मतलब जो कार्य आएगा वो हमारे पास ऋणात्मक आता है। धनात्मक की बात करें, जब वस्तु के विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। ठीक है, दोनों एक तरफ लगते हैं। जब हम किसी वस्तु को ऊपर उठाते हैं तो हमारे द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल धनात्मक माना जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन भी बल की बात कर रहे हैं, अब हम कार्य की बात नहीं कर रहे, बल की बात कर रहे हैं कि जब हम ऊपर कोई वस्तु को उठाएंगे तो धनात्मक, जबकि उसी दौरान वहाँ एक और बल कार्य करता है जिसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। बिल्कुल, आप लोगों ने गुरुत्वाकर्षण पढ़ा है, उस चैप्टर में इसको बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो अध्ययन किया है। गुरुत्वीय बल हमारे द्वारा लगाए गए बल के विपरीत कार्य करता है, इसलिए ये बल ऋणात्मक माना जाएगा। इसलिए ये बल क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो हम वस्तु को विस्थापित करने के लिए गुरुत्वीय बल के परिणाम से अधिक बल लगाना पड़ता है, इसलिए परिणामी जो बल होगा वो धनात्मक हो जाता है। जैसे हम लोग इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमने कोई एक वस्तु जो है, हमने एक जो है, मान लीजिए कि हमने एक वस्तु को उठाने के लिए 20 न्यूटन बल लगाया है और वहाँ गुरुत्वीय बल का माप 10 न्यूटन है, तो परिणामी बल क्या होगा, क्योंकि ये ऋणात्मक होगा, तो 20 माइनस 10 बराबर 10 न्यूटन। जो वास्तव में जो बल लग रहा है, परिणामी जो बल है वो कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। जो हम किसी वस्तु को उठा रहे हैं वो धनात्मक है, लेकिन उसके विपरीत गुरुत्वीय बल लग रहा है वो ऋणात्मक है। दोनों को घटा देंगे तो आपके क्या आ जाएगा, परिणामी बल आ जाएगा। तो इस बात का आपको खास तौर पे ध्यान में रखना है, समझ गए बात को। इसके बाद में
इस स्थिति में वस्तु को विस्थापित करने में कुल 10 न्यूटन ही बल लगाया गया। जहाँ गुरुत्वीय त्वरण लगता है वहाँ गुरुत्वीय बल F बराबर क्या होगा, mg होगा, क्योंकि वस्तु का भार और गुरुत्वीय त्वरण। तो F बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। जैसे इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं, अच्छी तरह से समझ में आपको आएगा कि एक कुल्ली एक 25 किलोग्राम, तो देखिए द्रव्यमान किलोग्राम क्या हो गया, द्रव्यमान बोझ का द्रव्यमान mc जिसे लिखते हैं वो हो गया 25 ग्राम। ओके, क्लियर है यहाँ तक। बोझ 2 मीटर ऊपर उठाया, अब ऊपर की तरफ उठा रहा है 2 मीटर, तो ये क्या हो गया, इसका विस्थापन हो गया, और 2 मीटर तो ये प्लस हो जाएगा धनात्मक, क्योंकि मैंने अभी बताया ऊपर उठाना अपने सिर पे रखता है। तो उस बोझ पर उसके द्वारा किया गया कार्य का परिकलन कीजिए, तो विस्थापन इसमें 2 मीटर हो गया। अब इसका निकालेंगे तो यहाँ पे जो किया गया कार्य है वो W बराबर F इंटू एस ना होकर यहाँ पे F बराबर, क्योंकि हम पहले क्या निकालेंगे बल, तो mg, F बराबर mg लगाएंगे तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, F बराबर mg करेंगे तो 25 इंटू 10, और बल का मात्रक आपको पता ही है, ठीक है, किलोग्राम प्रति मीटर, तो 250 किलोग्राम प्रति मीटर, या फिर आ जाएगा 250 न्यूटन, या फिर क्या आ जाएगा 250 न्यूटन, सॉरी किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये कितना आ जाएगा 250 न्यूटन आ जाएगा। अब कार्य तो हमारे पास S तो है ही, S कितना है, S कितना है हमारे पास भाई, गुरुत्वीय त्वरण इतना ही होता है। आप लोग 10 मान के चलोगे, क्या चलोगे 10 मान के चलोगे, तो इसको हमने 10 से गुणा कर दिया, और 10 से, क्योंकि इसका मान आप लोग निकाल चुके हो पहले, ये बार बार ना बताना पड़े, ठीक है ना। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आप लोग निकाल चुके हो, ये यहाँ पे ध्यान रखना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आप लोग जो है वो निकाल चुके हो। अब कार्य तो F निकाल लिया 250, और आपके जो है विस्थापन 2 है, तो 2 है तो ये आ जाएगा, ये ध्यान, ठीक है, ये n ध्यान रखना, m आएगा यहाँ पे। अब आपको पता है 500 न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को क्या कहा जाता है, जूल कहा जाता है, तो किया गया कार्य क्या होगा 500 जूल होगा। एक जूल कार्य की अगर परिभाषा की बात करते हैं कि 1 जूल की परिभाषा तो क्या होगी, जब किसी वस्तु को n बल लगाकर उसे बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित किया जाए तो 1 जूल कार्य। जैसे ये कोई वस्तु है, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ 1 न्यूटन, फोर्स कितना लगा रहा हूँ 1 न्यूटन फोर्स जो है वो मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। दूसरी तरफ ये वस्तु यहाँ से यहाँ चली गई, जब हमने देखा कि S बराबर यहाँ पर 1 मीटर है, तो किया गया कार्य हमेशा 1 जूल होगा, क्योंकि 1 इंटू 1 बराबर 1 जूल होगा। तो 1 जूल की ये परिभाषा हो जाएगी जब किसी वस्तु को 1 न्यूटन बल लगाकर उसे बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित किया जाए तो जो किया गया कार्य वो 1 जूल होगा, उसी को 1 जूल की परिभाषा कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें की, बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको ध्यान रखना है 10 न्यूटन जो गुरुत्वीय बल है उसका ध्यान रखना है। कोई बोझ को ऊपर उठाए तो वो धनात्मक होगा, वस्तु विस्थापित हो जाती है। तो किया गया कार्य हमें F बराबर mg निकाल, जो F का मान है वो mg से निकालना पड़ेगा, और बाद में उनको F इंटू एस करके हम लोग W निकाल सकते हैं। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। कल वाले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एनर्जी की। किसकी बात करेंगे, एनर्जी की जो है वो बात करने वाले हैं कि एनर्जी जो है वो आपकी क्या होती है, ऊर्जा जो है वो आपकी क्या होती है, उस टॉपिक की हम लोग विस्तार से बात जो है वो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।